नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। दहेज की बलि चढ़ी 2 बेटियां, परिजनों ने लगाया जहर देकर मारने का आरोप। जंगल में पत्ते तोड़ने गया बुजुर्ग आया चट्टान की चपेट में, टूटा पांव। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी और ग्रामीणों के बीच विवाद का वीडियो हुआ वायरल। और ओपन बोर्ड परीक्षा रुक जाना नहीं, 20 मई से 6 जून तक होगी संचालित। परीक्षा सामग्री का आज किया गया वितरण। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। शहर के समान थाना और अमहिया थाना अंतर्गत वाहनों में तोड़ फोड़ करने वाले नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों शहर के अमहिया व समान थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार नाबालिग बाल अपचारियों द्वारा सड़क पर खड़े वाहनों में तोड़ फोड़ की गई थी। स्कूटी सवार नाबालिगों ने अमहिया थाना क्षेत्र के द्वारका नगर के आसपास करीब 9 वाहनों के शीशे पत्थर पटक कर तोड़ दिए। साथ ही समान थाना क्षेत्र के लालन टोला सहित मोहल्ले में करीब 11 वाहनों को क्षतिग्रस्त किया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। बताया गया है कि द्वारका नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे में नकाबपोश स्कूटी सवार वाहनों में तोड़ फोड़ करते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने संदेहियों की तलाश शुरू की और पकड़े गए बाल अपचारियों ने बताया कि पार्किंग में वाहन नहीं खड़े करने के कारण उन्होंने वाहनों में तोड़ फोड़ की। इनका पहले से ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिलहाल पुलिस ने घटना में शामिल बाल अपचारियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। ये इनका कोई उद्देश्य नहीं था। ये लड़के घर से निकले थे बाहर होटल में नाश्ता वगैरह करने के लिए, और इन्होंने बोले कि होटल में नाश्ता खाना करेंगे, और कोई उद्देश्य नहीं था। फिर इसके बाद ये लड़के जो है रोड पे खड़ी हुई गाड़ियों पर बिना किसी उद्देश्य के पत्थर मारने लगे। करीबन उन्होंने 18 से 20 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए थे। फिर जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके अपनी पुलिस की टीम लगा के सीसीटीवी फुटेज वगैरह से चेक किया, जिससे कि तीनों लड़के और जिस स्कूटी का इन्होंने उपयोग किया पुलिस ने बरामद किया। क्योंकि बालक ये तीनों जो हैं अब विधि विरुद्ध बालक हैं, 18 साल से कम के हैं। इनका अलग से पृथक से बाल न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। वाहनों को क्यों टारगेट कर रहे थे? कोई उनका मतलब विवाद था? कोई विवाद नहीं था। ये बस बोल रहे थे कि रोड में, हमने सोचा कि रोड में लोग चौराहों पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जो कि ले लेते हैं, रखने की व्यवस्था नहीं इनके पास है। तो इनका कोई उद्देश्य नहीं था, बस इनके दिमाग में शरारत सूझी, तोड़ फोड़ मचाना इन्होंने शुरू कर दिया। जितनी भी गाड़ियां इनके रास्ते में खड़ी थी इन्होंने तोड़ते गए। तो कितने आरोपी पकड़े गए हैं? 3 थे, तीनों मिल गए हैं, तीनों बालक थे। गाड़ी भी बरामद हो गई। पार्किंग में खड़ी करनी चाहिए गाड़ी, उनका कहना है। अब उनकी जो भी सोच हो कि जैसा भी हो। सभी अपचारी हथियार की बरामद हुए थे? नहीं, कोई हथियार। पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। ईएसबी द्वारा आयोजित पीएनएसटी 2022 के परीक्षा परिणाम घोषित करवाने के संबंध में आज छात्राओं ने स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने आई छात्राओं ने बताया कि पिछले साल सत्र 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश में 7, 8 व 9 जुलाई को नर्सिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके रिजल्ट पर हाई कोर्ट ग्वालियर के द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसकी वर्तमान में सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट में चल रही है और रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। परीक्षा में लगभग 60,000 स्टूडेंट शामिल थे। इस बीच कर्मचारी चयन आयोग मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर सत्र 2023-24 के एग्जाम का नोटिस जुलाई में परीक्षा आयोजित करने के लिए आ चुका है। 1850 सीटों पर चयन के लिए स्टूडेंट्स पिछले 2 साल से परेशान होते दिख रहे हैं। काउंसलिंग की जानकारी भी विभाग नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि पीएनएसटी 2022 के रिजल्ट जल्द घोषित करें एवं काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही एग्जाम को आयोजित कराएं। इस संबंध में उन्होंने संचालक मध्य प्रदेश लोक सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग को पत्र लिखा है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश को भी पत्र लिखकर जल्द रिजल्ट घोषित करने की मांग की है। चुके हैं, तो वही हम मांग लेके आए हैं सर के पास कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। जुलाई 2023 में दिया था, 8 जुलाई 2023। 66,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया था। किसी का रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। मुलाकात अभी नहीं हुई है सर से। हम लोग वेट कर रहे हैं कि सर से मिलेंगे और उनसे अपनी मांग रखेंगे कि हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। और क्या कहना? मेरा नाम निधि सिंह है।
सर यहाँ पे हमने भी 2022 में पेपर दिया था जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। सर हम सर लोगों के पास 10 बार आ चुके हैं, हमारी बातों को वैल्यू नहीं दिया जाता है। बोलते हैं ठीक है कार्यवाही होगी, सुना जाएगा, आएगा रिजल्ट, लेकिन नहीं आता है सर। और 11 महीने हो चुके हैं और नए पेपर का नोटिफिकेशन आ गया है, नए पेपर का शेड्यूल जारी हो गया। हम लोगों को डर है कि कहीं हम लोगों का रिजल्ट रद्द ना कर दिया जाए सर। और कलेक्टर से मुलाकात किए हैं, डीएमई ऑफिस भी गए हैं, डीएचएस ऑफिस गए हैं और ईएसबी ऑफिस भी गए हैं सर। और डिप्टी सीएम सर के पास हम लोग 10 बार आए हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस बार सर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चियाँ आई हुई हैं, सिवनी से आई हुई हैं और दूर दूर से आई हुई हैं सर। सर हमारा पिछले एग्जाम का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और न्यू एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या हमारा रिजल्ट नहीं आएगा? सर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई हुई छात्राएं हैं, सीधी से, सतना से, सिंगरौली, मुरैना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पूरे एमपी से आई हुई स्टूडेंट हैं। और सर हम इतना परेशान हैं, 10 महीने से हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम लोग करें तो क्या करें बताइए, वेट कर रहे हैं 10 महीने से, इतनी सारी स्टूडेंट हैं, हम रिजल्ट के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। तो 66,000 स्टूडेंट हैं जिसमें रिजल्ट की वजह से हम लोग नहीं आ रहा तो ओवर एज हो रहे हैं और दोबारा एग्जाम नहीं दे सकेंगे। तो ऐसे में हमारे भविष्य की चिंता हमको है और सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या। हम लोग दीपिका यादव। सर हम लोग जब भोपाल गए थे ये मतलब पीएनएसटी रिजल्ट को लेके, तो वहाँ से हमको डीएचएस विभाग से भगा दिया गया, वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट को दिया ही नहीं जाता है। और जब हम लोग ईएसबी गए तो वहाँ बोला गया कि कोर्ट में रुका हुआ है और दोनों एक दूसरे पर ही ब्लेम कर रहे हैं। वो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि रिजल्ट जारी करने के लिए अपना वो ले रहा है और ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रुका हुआ है। तो सर ये मतलब जिम्मेदारी तो विभाग की है ना कि वो स्टे हटवाए और हमारा रिजल्ट जारी करवाए, उसके लिए हम लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं सर। मतलब अगर एग्ज़ाम लेना गवर्नमेंट का वो है तो हम रिजल्ट जारी करना भी तो उनका रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ये गवर्नमेंट की लापरवाही और डिपार्टमेंट, डीएचएस डिपार्टमेंट और जो डीएमई डिपार्टमेंट है वो अपना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा रिजल्ट जारी करने के लिए। और कोर्ट ने जो स्टे लगाया है तो विभाग की ही जिम्मेदारी है स्टे हटवाने के लिए, पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। रिजल्ट अभी तक नहीं आया, विगत 10 महीने हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया। यहाँ की छात्राएं मध्य प्रदेश की हर जिले की हो गई, सिवनी, छतरपुर, रीवा, सतना, मैहर, कटनी, हर जगह 5 बार स्पीड पोस्ट कर चुकी हैं सीएम ऑफिस के लिए। यहाँ पे रीवा में विधायक जी से और डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से 5 बार मुलाकात कर चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके द्वारा। और आज 2 घंटे से इंतजार कर रही बच्ची, वो अभी अंदर हैं घर के अंदर, मुलाकात करने के लिए बोले 11 बजे मुलाकात होगी। ऐसे में बच्चियाँ कब तक भटकती रहें। जी 5 बार रीवा के गर्ल्स मुलाकात करने आ चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कोई जिम्मेदारी कार्रवाई नहीं की जाती है। अगला कदम आज हम इनको ज्ञापन देंगे एक बार पुनः, अगर इसके बाद कुछ नहीं होता तो 4 जून के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद हम लोग भोपाल का रुख करेंगे। भोपाल में विभाग में डीएचएस ऑफिस का घेराव करेंगे। पूरे एमपी की, मध्य प्रदेश के हर जिले की छात्र आई हुए हैं। सर क्या मध्य प्रदेश की सरकार इतनी व्याहता को जहर पिलाकर मारने का आरोप मायके पक्ष के लोगों ने लगाया है। घटना बरिगमा की बताई जा रही है। बीरखाम सिमरिया के रहने वाले रावेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी बेटी कल्पना का विवाह साल 2014 में बड़ा गांव के रहने वाले राकेश सिंह पिता भीम बहादुर सिंह के साथ हुआ था। 16 अप्रैल को उनकी बेटी घर आई और बताया कि उसके साथ मारपीट हुई। वहीं कल्पना के चाचा ने कहा कि उनका दामाद किराने की दुकान चलाता है और नशे का आदी है। इसके अलावा कल्पना ने अपनी बहन के गहने घर पर रखे थे जिसे बेच दिया था। उन्हें गहनों को मांगने पर वो नाराज हो गया और मारपीट की, साथ ही जहर पिलाकर मार डाला। इसके बाद सूचना भी नहीं दी गई। इस दौरान अस्पताल में उस समय हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक महिला ने ससुर को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह लोगों ने बीच बचाव कर महिला को दूर किया। वहीं महिला भी चप्पल मारने के बाद चुपचाप जाकर बैठ गई। अब सवाल ये उठता है कि जब घटना छोटे रूप में रहती है तो कोई ध्यान क्यों नहीं देता। अगर 16 अप्रैल को इस मामले में कल्पना की बातों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद आज ये घटना न होती और न ही एक बेटी की जान जाती और न ही जिन रिश्तेदारों के पांव छूकर पूजा की जाती है उनको चप्पल मारना पड़ता। रावेंद्र प्रताप सिंह। बच्ची का क्या नाम? कल्पना सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बीरखाम की। क्या घटना बताइए। हमको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करना है। शादी कब हुई है? शादी 14 में हुई है, 14 में। हाँ क्या हुआ? प्रताड़ित करते थे? प्रताड़ित करते थे, करीब 1 हफ्ता से प्रताड़ित कर रहे थे। उसको मार करके दवा पिलाई गई। जहर पिलाते? हाँ पहले उसको मार डाले हैं फिर दवा पिलाई। क्यों मार रहे थे? कुछ मांग की डिमांड थी? माल है कि एक बच्ची, हमारे पास 3 बच्चियाँ थी, एक बच्ची से 10,000 रुपये लिए थे
एक बच्ची के पास 3 लॉकेट, एक नाक की नत्थी थी, तो उसको जब मांग रही थी कि हमारा देव हम बहन को वापस कर दें, इसलिए वो प्रताड़ित कर रही थी, नहीं दे रही थी, बेच खाई उसको। शादी कहाँ की है बच्ची की? बच्ची की शादी बड़ा गांव सिमरिया के पास। ये कब से हो रही है मारपीट? कभी एक हफ्ता हो गया। रिपोर्ट लिखाया था इसके पहले? नहीं, जितिया ने आपसे बताया फोन करके? वो कुछ नहीं बताई है अभी हमसे। 16 अप्रैल को आई पूरी घटना बताई है, और 16 अप्रैल को सर 16 अप्रैल को आई, अपनी महतारी अपने भाई भतीज सबसे बताई थी कि ऐसा ही समय कष्ट देते पापा, हम किन्होंने मार डारी हुआ हमका। ये कल घटना हो गई सर। वो पहले दुकान में मारा, फिर वहाँ से घर पुरानी बस्ती में ले आकर मार के और फिर दवाई पिलाया। और हमको सर अभी तक सूचना वो नहीं दिया कि तुम्हारी बच्ची मर गई कि जिंदा है। ये झलवार के रिलेशन से हमारे दामाद लगते हैं, तो उनको फ़ोन किया दूसरे जगह के लाने कि हमको वहाँ से नंबर दे दो, तो वो बताए हमको। अब मैं चौकी साहबपुर में बैठा था, ये भाई साहब फ़ोन लगाए कि आपकी भतीजी कल्पना ख़त्म हो गया। हम कहें कहा भाई कहीं ख़त्म हो गई साहब। हम तुरंत वहाँ से गाँव आए, यहाँ सब बाप मातारी रोमन पीटन पड़ा रहा है, पूछे तो कहीं कुछ जानकारी नहीं बता रहे हैं। ये भाई फिर हम भगा। अब भतीज जब हम सायपुर से गांव जाते रहे बीर खाम, तो रास्ता में मिले कहीं भाई जा रहे हैं रीवा, ऐसा ऐसा बात है। तो हम कहीं पहले पता लगावा कि क्या स्थिति कहाँ है, तो फ़ोन नहीं उठाई। थे यहीं आए, जब अपना कि हॉस्पिटल आए फ़ोन लगाई, तो कहीं हम बाड़ी चीर घर में चली गए हैं, हम अपने घरे चले आए। पति के नाम क्या है? राकेश सिंह। राकेश सिंह। पिता का नाम भैया बहादुर सिंह। भैया बहादुर सिंह। पति राकेश सिंह, पिता भैया बहादुर सिंह। ग्राम पोस्ट बड़ा गांव, जिला रीवा। किराना की दुकान का है सर। ये असल नशेड़ी है, हरामखोर है। ये जब बात थी तो हमारी 2 बच्ची सर पन्ना भी आई हैं। पन्ना भी आई तो वो अपन जेबरात जो कुछ रहा टूटा फूटा तो बड़ी बहन के पास रखे रात रही, तो वो साला सब बेच खा लिया। अब विवाद कहाँ से उठ रहा है, जब हम छोट वाली बच्ची हमारी मगती की जिद्दी हमारा पैसा हमारा जेबरात दे दो, तो बिटिया कहा थी कि भाई वो दे, अब बेच खाइस। यह कारण बिटिया का वो मारी स्कूटिस। और इसके बाद सर एक उसके बालक को यहाँ छोड़ गए थे लावारिस कस, फिर भतीज पहुँचाया हुआ, गलती हुई गई न मारा दरब भतीज पहुँचाया हुआ। और 16 तारीख का बच्ची दोपहर सर आई, अब पूरी घटना बताई। अब ये कल घटना हुई गई। फोन नहीं उठा रहे हैं सर, फोन हमारा नहीं उठा रहे हैं। नहीं दिया सर, नहीं दिया श्रीमान जी। चाहे हमसे जहाँ गंगा तुलसी उठवा लेगी, वो फोन की अभी तक नहीं दे रहा। मादर चौथ फोन नहीं उठा रहा है। मेरा नाम सत्य कुमार सिंह है। हमारी बड़े भतीजी ने, उसकी महतारी बचपन में मर गई श्रीमान जी। 3 बच्ची थी, बचपन की महतारी की मर गई। ये हालत ही देश की। अब उसको मर गई कि मैंने ये मारा है, मर गई है, फिर दवाई पिलाए साली। उसकी बहन प्रतिमा नाम है, बरदाड़ी में भी आई है। पति राबेन। अब पति उसका क्या नाम बताएंगे? राबेन। और एक उसके बड़े दाऊ का लड़का वंशपति। ये मान लो कि ये 3 आदमी वहाँ, एक नहीं 10-50 गवाही हैं, जहाँ मारी नहीं सर। एक नहीं 50 गवाही, हरिजन आदिवासी सब गवाही में तैयार आए। दहेज की मांग के चलते एक युवती को मारपीट कर जहर पिलाने का आरोप परिजनों ने लगाया है। ये घटना ग्राम धुम्मा खुर्द थाना कमरजी की बताई जा रही है। सिलवार थाना मझौली जिला सीधी की रहने वाली गीता कुशवाहा पत्नी रामपाल कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह 18 जून
2021 को प्रदीप कुशवाहा पिता राजमणि कुशवाहा निवासी ग्राम धुम्मा खुर्द सीधी मध्य प्रदेश के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया था। विवाह के समय 1.5 लाख रुपए नगद, सोने की चैन, अंगूठी एवं अन्य गृहस्थी की वस्तुओं सहित लगभग 5 लाख रुपए दहेज में दिए गए थे। 2 साल तक तो सब ठीक ठाक चला। उसके बाद दहेज की मांग की जाने लगी और 2 लाख के अलावा अपाचे गाड़ी मांगा जाने लगा, लेकिन फिर भी किसी तरह से बातचीत कर मामले को शांत कर दिया गया। 5 मई की रात 9 बजे के लगभग रीना के साथ मारपीट की गई और उसका मोबाइल भी छुड़ा लिया गया, जिसके बाद उसे जहर पिला दिया गया और संजय गांधी अस्पताल सीधी ले जाया गया, जहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बात की तस्दीक गांव के कुछ लोगों ने भी की है। मामले में परिजनों ने पति प्रवीण कुशवाहा, सास फुलवा कुशवाहा, ससुर राजमणि कुशवाहा को आरोपी बताया है और कहा है कि दहेज के लिए उन्होंने उनकी बेटी की जान ले ली। हाँ जी, हैं रीना कुशवाहा। क्या घटना हुई इसके साथ? घटना हुई थी 4 तारीख को, उन्होंने मारपीट किया। मारपीट करने के बाद मोबाइल छुड़ा लिया गया उससे। इसके बाद उसको जहर पिला दिया, अपने से पी ली। ये मेरे को पता नहीं, जानकारी नहीं मिल पाई है। और पीने के बाद मेरे को कोई भी जानकारी परिजन लोगों को नहीं दिया गया। मेरे को शाम को 4 बजे दिया गया कि आपकी भांजी जो है दवाई पी ली। इसको पहले से 2-3 साल 4 साल पहले मैं शादी किया था। उसको दहेज जो है 1.5 लाख रुपए दिए थे, सब सामान पूरा उपहार दिए थे। टोटल शादी का खर्चा 5 लाख किए थे। इसके बाद वो 2 साल बाद प्रताड़ित करने लगे। हम लोग समझौता भी किए कि मारपीट न करा, एक साथ रहना है, खाना पीना है, विवाद न करा। समझाइश भी करवा रहे थे, 2 बार समझौता भी हो गया था उनको। इसके बाद वो भी नहीं माने। दहेज के लिए बोल रहे थे मेरे को 2 लाख रुपया चाहिए और एक अपाची गाड़ी चाहिए। ये लेके तुम आओ, अपनी मायके से मांग के ले आओ, और नहीं लाओगे तुमको हम जान से मार देंगे। और प्रताड़ित भी कर रहे थे। वो आपके जी शादी हुई थी धुम्मा खुर्द घोघरा में, प्रवीण कुशवाहा के साथ में थी। कौन सा थाना था? थाना कमरखी थाना है। और उनके सास ससुर जो हैं राजमणि कुशवाहा, सास जो है फुलवा कुशवाहा, ये तीनों मिलकर बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। कई बार मार इसकी रिपोर्ट भी पड़ी है। इसकी रिपोर्ट अपन 13 तारीख को 13/5/2024 को मैंने एसपी साहब के यहाँ रिपोर्ट किया हूँ। एसपी साहब तत्काल कमरखी थाना के लिए व्हाट्सएप कर दिए थे, जो कि वहाँ से पुलिस वाले आए थे। यहाँ कोई रिपोर्ट कोई पूछताछ नहीं की गई। आए देख के चले गए। बयान भी वो नहीं दे पाई थी, जो कि वो बेहोश हालत में थी। इसके बाद वो थोड़ा सा कागज में लिख नहीं पा रही थी, थोड़ा सा लिखी है हल्का, लिख के गई है वो इसमें अपनी परेशानी वो लिख के गई है। पिकअप की ठोकर से बाइक सवार एक युवक सहित 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की दादी ने बताया कि घटना बरौहा थाना की है, जहां उनके नाती कमलेश साहू, नातिन शिवानी और गुंजन बाइक से जा रहे थे। तभी पिकअप चालक ने ठोकर मार दी, जिससे सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कहाँ पर? बरौहा गांव पर। ये 2 व्हीलर से थे? हाँ, वो पिकअप से। कब वहाँ से? हमारे पटेरा स्कूल में बड़ी कागज ले सब परीक्षा खान लाते तो वहाँ वो मार के भाग के खंबा। कितने बजे घटना हुई? मान लो 9:30 बजे सुबह। हाँ सुबह एम्बुलेंस आई? हाँ। ये कहाँ की घटना है? ये बरौहा गाँव। कितने लोग थे? 3 आदमी। 3 आदमी। कौन कौन है? 2 चक्का मरे हम, मान ली बहनी भाई वो रहे, चाची की बेटे थे। नाम क्या है इनका? हाँ, नाम क्या है इनका? एक वो कमलेश साहू और फिर शिवानी साहू, गुंजना साहू। ये दोनों बहनें हैं क्या? काका दादा की चचेरी बहनें हैं। हाँ, एक बहनी भाषा गाई जो रोबर ये पिकअप वाहन वाला नहीं मिला, भाग गया। वो जो हम बच्चे वो घर में हैं, फिर बहन को फोन की तो दोनों मेरे मेरा आबा है 108 से लेके आए अभी। हम दादी यहाँ हैं। आपका क्या नाम है? हमारा बीरजी कुमारी। ठीक। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद उसकी जांच जारी है। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान ये घटना सामने आई। विश्वविद्यालय के नवागत थाना प्रभारी की कार्यशैली को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वाहन चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी के द्वारा कहे गए अपशब्दों से उनके ही क्षेत्र की जनता उनका विरोध कर रही है।
बात यहां तक बढ़ गई कि स्थानीय लोग थाना प्रभारी की वर्दी उतरवा देने की धमकियां देने लगे, जिसका वीडियो भी ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी एक युवक को थाने ले जाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। बताया गया कि बात उस समय बिगड़ गई जब वाहन चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी ने अपशब्दों का प्रयोग किया। ग्रामीणों का बार बार कहना रहा कि वो अपराधी नहीं है। वहीं थाना प्रभारी का आरोप है कि जिस व्यक्ति द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो नशे में धुत था। अब सवाल ये उठता है कि यदि वो नशे में था और बात इतनी बढ़ चुकी थी तो क्या उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, और यदि नहीं तो वो बड़ी चूक मानी जा सकती है। पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि जिसका कॉलर पकड़कर पुलिस घसीट रही थी वह कोई अपराधी था या फिर साधारण व्यक्ति नशे में था, या अति उत्साह में इतनी बात बढ़ गई। वीडियो संज्ञान में आया है और जांच में लिया गया है। अभी जो भी जांच में तथ्य आएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा। मैडम, ये जो आरोपी को पकड़ा, जो व्यक्ति को पकड़ा गया था, उसका मतलब जिस तरह से उसको पकड़ा गया था, क्या वो ये बता रहे नशे में, क्या उसका मेडिकल चेकअप कराया गया? वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था। अभी वीडियो जो संज्ञान में आया है उसके हिसाब से अभी जांच जारी है और जांच के बाद जो तथ्य आएंगे वो हम आपको अवगत कराएंगे। थाना प्रभारी द्वारा ये कहा जा रहा था कि उसने दारू पी रखी थी, क्या उसका मेडिकल कराया गया या नहीं? अभी थाना प्रभारी ने वीडियो में जो बोला है उसके हिसाब से क्या कार्रवाई की है उन्होंने, थाना प्रभारी द्वारा अभी जानकारी नहीं दी गई है। उस विषय को जांच में लिया गया है वीडियो को, और उसमें जो भी कार्रवाई उनके द्वारा की गई है वो जांच के दौरान प्रस्तुत करेंगे। जो भी तथ्य सामने आएंगे तो उनसे आपको अवगत कराएंगे। क्या अधिकार दिए जाते हैं जो वहाँ चेकिंग लगाई जाती है कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? वाहन चेकिंग के दौरान सघन वाहन चेकिंग की हिदायत दी जाती है, और जब चेकिंग वाहन चेकिंग होती है तो व्यवहार तो सामान्य तरीके से ही किया जाता है। वो किस कारण से हुआ और सामने किस व्यक्ति की गलती थी, किस पक्ष की गलती थी, वो जांच के दौरान देखा जाएगा। पर हमारे यहाँ जो चेकिंग होती है, वाहन चेकिंग होती है, वो सामान्य तरीके से देखा जाता है कि कोई आपराधिक तत्व या आपराधिक गतिविधि करके कोई व्यक्ति नहीं जा रहा हो, कोई ऐसा सामान न ले जा रहा हो जो आपराधिक श्रेणी में आता है, उनको चेकिंग के दौरान देखा जाता है। तो वो नॉर्मल चेकिंग सब जगह इसी तरीके की होती है, पर वो एक घटना क्यों घटित हुई, क्या कारण था, उसको जांच के दौरान ही समझा जाएगा और जो तथ्य आएंगे वो आपको बताए जाएंगे। जिसको रोके वो गाली दे रहे हैं, ये इतने लोग खड़े हैं तो कोई नहीं गाली, तो तुम चाहोगे, समझ गए ना? चलो उठाओ भाई, तुम लोग बनाओ वीडियो, कोई समस्या नहीं है। बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो। अगर तुम पियोगे तो ठीक, नहीं पियोगे तो छोड़ो। तुम निवेदन नहीं, तुमने बोला वर्दी उतरवा देंगे, तुम्हें क्षमता। ओपन बोर्ड परीक्षा द्वारा रुक जाना नहीं स्कीम के तहत 20 मई से 6 जून तक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आज परीक्षा सामग्री का वितरण किया गया। ओपन बोर्ड एवं रुक जाना नहीं परीक्षा जून 2024 दिनांक 20 मई से 2 पालियों में रीवा जिले के कुल 10 परीक्षा केंद्रों में और मऊगंज जिले के 3 परीक्षा केंद्रों में संचालित होगी। रीवा में हाई स्कूल के कुल 3650 तथा हायर सेकेंडरी के 3396 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी प्रकार मऊगंज में हाई स्कूल के 1166 तथा हायर सेकेंडरी के 936 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनकी गोपनीय सामग्री का वितरण आज किया गया। 19 मई 2024 को सुबह 8 बजे से ये सामग्री वितरित की गई। इस दौरान समस्त केंद्राध्यक्ष द्वारा सामग्री प्राप्त की गई। वितरण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता, सहायक संचालक राजेश मिश्रा, संकलन केंद्र प्राचार्य प्रदीप कुमार सिंह एवं केंद्राध्यक्ष वरुण प्रताप सिंह, मिथिलेश सिंह अहिरवार एवं सभी केंद्र अध्यक्ष उपस्थित रहे। ये परीक्षाएं 6 जून तक आयोजित की जाएंगी, जो 2 पालियों में संचालित होगी। पहली पाली में हायर सेकेंडरी और दूसरी पाली में हाई स्कूल की परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। आज ये किस चीज की कॉपी पेपर का वितरण हो रहा है? रुक जाना नहीं परीक्षा है, शासन इसको ओपन बोर्ड से कराती है। वो बच्चे जो कक्षा 10वीं और 12वीं में एक से ज़्यादा विषयों में फेल होते हैं, उनको अवसर मिलता है अपनी परीक्षा को क्लियर करने का। उसी के संबंध में दिनांक 20 मई से 6 जून तक रीवा जिले के 10, मऊगंज के 3, कुल 13 सेंटरों में ये परीक्षाएं होंगी। कुल कितने छात्र इसमें हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हायर सेकेंडरी में 4372 छात्र हैं दोनों जिलों मिला करके। हाई स्कूल में 4816, कुल 9200 लगभग लड़के बच्चे अपनी ये परीक्षा देंगे। कितने पालियों में होगी ये परीक्षा? 2 पालियों में होगी। एक सुबह होगी और एक शाम में, सुबह 8 से सुबह बजे।
हाई स्कूल की परीक्षा जो है सेकंड पाली में होगी और हायर सेकेंडरी की परीक्षा प्रथम पाली में होगी। 8 बजे से है। कब से कब तक चलेगी? ये 20 जून से 20 मई से 6 जून तक। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पूर्व महापौर स्वर्गीय शिवेंद्र सिंह की स्मृति में आज एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गत दिनों पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह का हृदयघात की वजह से निधन हो गया, जिसकी खबर लगते ही पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई थी। बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन अचानक हृदयघात हुआ। इसके पीछे अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी सहित समाज के कई लोग उनके घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा संस्कृति गार्डन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्त सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता व शिवेंद्र सिंह के परिवार के लोग उपस्थित रहे। के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इतने सारे लोगों ने श्रद्धांजलि की और ऐसा लग रहा था कि जैसे श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम चलता रहे और शिवेंद्र जी के बारे में लोग बोलते रहे। मेरा तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बहुत ही निकट का संबंध रहा है और वो बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति थे। राजनीति में सबसे बड़ी जो गुण होता है वो धैर्य का होता है। लोग धैर्य खो देते हैं और फिर सज्जनता का और सरलता का, व्यवहार का, इन सब गुणों के साथ साथ संकोची भी बहुत थे। अपने लिए कभी कुछ कहते नहीं थे। अक्सर जबकि हमारे पास आते थे तो उनको देखते ही हम कहते थे शिवेंद्र जी और को है। हमें मालूम रहता था 2-4 लोग उनके साथ आए होंगे और उनके कुछ न कुछ छोटे छोटे काम, तो यहाँ उनको तो हम ऊपर बुला लेते थे और फिर पूछते थे कि अब यहाँ का क्या कह रहे हैं, कहीं कि नहीं हम अपने जमाने से। ऐसे ही भोपाल में भी कभी 2-4 महीने में एक बार आते थे और कोई ना कोई के छोटे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439।
जंगल में पत्ते तोड़ने गया बुजुर्ग चट्टान सरकने से चपेट में आ गया और उसके पांव टूट गए। पीड़ित को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित सुखीनंद के परिजनों ने बताया कि वो जानवरों के लिए पत्तियां तोड़ने गए थे कि अचानक एक बड़ी सी चट्टान से उनका पैर फिसला, साथ ही चट्टान भी सरक कर नीचे आ गई, जिससे उनके पैर दब गए और टूट गए। घटना सिमरिया थाना अंतर्गत बड़ी डीह जंगल की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन किसी तरह से उसे अस्पताल लेकर आए, जहां पीड़ित का इलाज जारी है। सही बोलो तुम। क्या उनका नाम? सुखीनंद कौल। ये कहाँ गए थे? जंगल में रहे थे सर। क्या करने? पत्ती तोड़ने गए थे सर। क्या घटना हुई? हो गया, पत्ती तोड़ते तोड़ते ऐसे पत्थर के चट्टान था, तो उसी में से ऐसे पैर रख के गए तो उसमें से छटील गए तो गोड़े पैर आ गया। चट्टान पत्थर के तो पूरा अलग हो गया गोड़ सर। चट्टान ही सरक गई। चट्टान ही सरक गई। कम से कम 3 कुंटल की भी था। बड़ी डीह के ये बड़ी डीह के जंगल सर। थाना कौन सा लगता है? सिमरिया। सिमरिया। कब घटना हुई? आज सुबह में। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।